हम लोग विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में समझेंगे। जैसे पहला देखिए संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और इसी तरीके से है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कुल 9 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबको हम क्रमवार तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी क्या परिभाषा है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या अधिक पदार्थ जिनमें तत्व या यौगिक शामिल होते हैं परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। संयोजन अभिक्रिया तत्वों या यौगिकों के मध्य हो सकती है। तो क्या समझ में आया? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व हो चाहे यौगिक हो, वो आपस में रिएक्ट करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है उनके जो अभिकारक जिनमें अभिकारक शामिल होते हैं उनसे काफ़ी अलग उनमें गुण होते हैं, यानी डिफरेंट होते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया भी विभिन्न चरणों में संपादित होती है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया तत्वों या यौगिकों के मध्य हो सकती है। तो इसका जो व्यापक रूप देखिए, A+B ये तत्व चाहे ये भी तत्व, एक तत्व चाहे एक यौगिक आपस में रिएक्ट करके ये दोनों बनाते हैं एक नया पदार्थ, और इनके गुण इनसे काफ़ी डिफरेंट होंगे। तो ये अभिक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित होती है। पहला चरण देखिए, A 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। इसमें दोनों ही तत्व हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों तत्व हैं, ये आपस में मिलते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का गुण इन दोनों से भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद देखिए, एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे तत्व है ऑक्सीजन और यहाँ पे जो यौगिक है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो हो गई एक तत्व और यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद देखिए C नंबर, 2 यौगिकों 2 या 2 से अधिक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए रिएक्ट में कौन शामिल हैं? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में जल, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक नया पदार्थ बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका गुण जो है इन दोनों से काफ़ी डिफरेंट होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में आप क्या समझ में आया आपको? 2 तत्वों के बीच हो सकती है, एक तत्व और एक यौगिक के बीच हो सकती है, 2 या 2 से अधिक यौगिकों के बीच हो सकती है। तो इस तरीके से ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है कि संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ जाना। ठीक है, तो चलिए इसके बाद दूसरा अभिक्रिया देखते हैं। ये जो दूसरी प्रकार की अभिक्रिया काफ़ी आसान है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है अलग हो जाना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से काफ़ी भिन्न यानी डिफरेंट होते हैं। यहाँ देखिए, तो वियोजन अभिक्रिया की जो एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो एक पदार्थ से 2 पदार्थ टूट गए, तो ये कहलाती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इसी तरीके से कई एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे और एग्ज़ाम में भी वैसे पूछा जाता है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो चलिए देखते हैं इसका अगला अभिक्रिया। जो तीसरी प्रकार की अभिक्रिया हमें पढ़नी है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें होता क्या है कि इसमें किसी धातु के अयस्कों से उस धातु के अशुद्धियों को दूर किया जाता है। एक धातु को इसमें रखा जाएगा, जो शुद्ध धातु होते हैं वो कैथोड पे और जो अशुद्ध धातु होते हैं वो एनोड पे मुक्त हो जाते हैं जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो ये धातु के शुद्धिकरण की भी एक अभिक्रिया कही जाती है। तो इस अभिक्रिया की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। जो भी धातु होते हैं इसमें अगर डाला जाए तो इस कैथोड पर, ठीक है, यानी माइनस वाले पर, और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो एनोड पर ही मुक्त होती हैं।
और ज़्यादातर अशुद्धियाँ जो होती हैं ऑक्सीजन या क्लोरीन के रूप में ही मुक्त होती है। तो एक एग्जाम्पल देखिए आप, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन, यानी इसको द्रवित सोडियम क्लोराइड को वैद्युत अपघटन क्रिया से इसमें जो धातु होते हैं उसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो यहाँ पे देखिए डाला गया है क्या, यहाँ पे डाला गया है द्रवित सोडियम क्लोराइड। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, इन प्लेटों के मध्य, तो शुद्ध धातु यहाँ है। तो यहाँ देखिए इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर, तो शुद्ध धातु यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के जो धातु होंगे वो सोडियम होगा, तो इस कैथोड पर आ जाएंगे यहाँ पे, और जो अशुद्धियाँ हो जाएंगी इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी क्लोरीन है, तो अशुद्धियाँ इस क्लोरीन पे यानी एनोड पे आ जाएंगी और शुद्ध धातु को प्राप्त कर लिया जाएगा। तो यही कहलाती है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें तो मैंने आपको पहले ही बताया ये धातुओं के शुद्धिकरण की अभिक्रिया ही मानी जाती है। ठीक है, जैसे तांबे का शुद्धिकरण हो गया, अन्य भी बहुत सारी धातुएं होती हैं, उनका शुद्धिकरण इसी विधि से किया जाता है। इसके बाद हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया है 4 नंबर पे, एकल विस्थापन अभिक्रियाएं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो एकल विस्थापन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। विस्थापन का मतलब होता है कि दूसरा कोई आ जाए। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति स्थान छोड़े तो उस स्थान पे कोई दूसरा उसी के जैसा आ जाए, तो वो कहलाता है विस्थापन। तो ये भी कई चरणों में संपादित होती है। पहला देखिए टाइप 1, किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। तो अधिक क्रियाशील धातु जो होते हैं कम क्रियाशील धातु को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, यानी उनके स्थान पे अधिक क्रियाशील धातु आ जाते हैं। तो आइए इस टाइप 1 का हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी गौर से देखना है। उदाहरण नंबर 1, किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यौगिक कौन सा है, कॉपर सल्फेट है, और एक धातु है लोहा। तो यहाँ पे लोहा और कॉपर में ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है, तो ये लोहा हो जाता है। तो ये लोहा क्या करेगा, इस कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये लोहा इसके स्थान पे आ जाता है यहाँ पे FeSO4, और ये जो कॉपर है ये विस्थापित हो गया इस साइड में। ठीक है, ये कहलाती है एकल विस्थापन अभिक्रिया। और भी बहुत सारे होते हैं, देखिए। तो ये निष्कर्ष निकल के आया, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। इसके बाद देखिए दूसरा, यहाँ पे क्या है, जब कॉपर यानी तांबा को तांबे के एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है। ये सिल्वर नाइट्रेट है जलीय विलयन, और इसमें कॉपर को डाला जाता है। तो यहाँ देखा जाता है कि कॉपर जो है वो सिल्वर से यानी चांदी से अधिक क्रियाशील है कॉपर। तो ये कॉपर क्या करेगा कि इस चांदी को विस्थापित कर देगा और इसके स्थान पे स्वयं आ जाएगा। ये यहाँ देखिए, ये कॉपर इस चांदी के स्थान पे आ गया CuNO3, और ये चांदी है यहाँ पे विस्थापित हो गया कॉपर के द्वारा, क्योंकि कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, तो ये सिद्ध होता है कि सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का जो पहला टाइप है। इसके बाद देखिए, और तो उदाहरण भी देखेंगे, यानी दूसरा टाइप देखेंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जस्ता, और यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जस्ते को डाला जाता है तो ज़्यादा कौन क्रियाशील है, तो ज़्यादा होता है जस्ता, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो यह जस्ता क्या करेगा, इस कॉपर को विस्थापित यानी उसके स्थान पे आ जाएगा और इसको दूर हटा देगा। तो ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो Zn देखिए, ZnSO4, और ये जो कॉपर है ये जस्ता के द्वारा विस्थापित हो गया यहाँ पे। तो यही कहलाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको ये बात भी हमेशा लिखनी है, जिंक कॉपर के अधिक क्रियाशील है। जिंक जो है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। अब इसके बाद देखिए दूसरे चरण की रासायनिक अभिक्रियाएँ, इसी में होता है चरण दूसरा। तो इसके बाद आपको ये नोट डाउन करना है, कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिक से विस्थापन। तो पहला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, सोडियम ब्रोमाइड कम क्रियाशील अधातु। तो इस पूरे में जो अधातु है वो है ब्रोमीन, ये कम क्या है, अब क्रियाशील है इस पूरे यौगिक में।
तो जब इस पूरे यौगिक की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है, क्लोरीन जो है क्या है, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है ब्रोमीन से, तो इस पूरे यौगिक से कम क्रियाशील अधातु उसके यौगिक से, इस पूरे यौगिक से इस क्लोरीन द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है और सोडियम के साथ ये क्लोरीन जुड़ जाता है। अब ब्रोमीन यहाँ पे ये विस्थापित हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पोटेशियम आयोडाइड यानी KI के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर पोटेशियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ एक देखते हैं, जब क्लोरीन जुड़ते हैं तो यहाँ पे आयोडीन जो है ये क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जाता है, क्योंकि ये कम क्रियाशील अधातु है। तो इस अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि ब्रोमीन एवं आयोडीन की अपेक्षा क्लोरीन अधिक क्रियाशील है। सी नंबर देखिए, सी टाइप, क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। सल्फ्यूरिक अम्ल में जब जस्ते को डाला जाता है तो ये जस्ता क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। यहाँ पे विस्थापित हो गया है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, तो ये समाप्त होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद अभिक्रिया है पांचवा, उभय विस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए XY एक यौगिक और AB एक यौगिक। X अपने आयन को और A ये आपस में एक साथ, और Y और B एक साथ, यानी दोनों आपस में आयनों का विनिमय यानी आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो पहला उदाहरण देखिए यहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम जो है ये किसके साथ अपने आयन विनिमय किया है, ये सोडियम किया है इसके साथ NO3 के साथ, ठीक है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, और ये क्लोरीन चांदी के साथ। तो इस तरीके से आयन अपना विनिमय करके आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यही कहलाती है उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद देखेंगे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया 6 नंबर, कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई प्रतिफल यानी प्रोडक्ट के में ठोस रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा पदार्थ ठोस रूप में बन जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेप कहलाती है। ठीक है, अवक्षेपण कहलाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट जब डाला जाता है तो ये रहा अवक्षेप। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हमारा 7वां उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें होता क्या है कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दोनों के गुण उदास पड़ जाते हैं, यानी इसे कहा जाता है उदासीनीकरण। तो एक नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहा जाता है और ये जल भी बनता है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कुछ उदाहरण देखिए, HCl अम्ल है और ये भस्म है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बन गया नमक यानी लवण और ये जल बन गया। तो इसे कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, और ये नमक बनाने की प्रयोगशाला में विधि भी कही जाती है। तो इसके बाद देखते हैं 8वां प्रश्न, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद भी करना है उदासीनीकरण अभिक्रिया को। 8वां देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये नाम से ही स्पष्ट है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपादित होती है यानी घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, प्लांट अपने भोजन निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं। अन्य उदाहरण में देखिए, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, ये रहा सिल्वर क्लोराइड, प्रकाश की उपस्थिति में अवघटित होकर ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसमें प्रकाश होना जरूरी है, तभी ये क्रिया संपादित होती है। इसके बाद देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, यानी इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सदैव साथ साथ होती है, तो इसको हम समझेंगे। तो आपको पहले परिभाषा इसको लिख लेनी है कि वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो सदैव साथ साथ होती है, रेडॉक्स यानी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहलाती है।
अब इसके बाद हम समझेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है, दोनों की परिभाषा देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कैसे साथ साथ होती है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। पहले हम लोग समझेंगे ऑक्सीकरण, उसके बाद अवकरण समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ पे ध्यान देना है, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये कहलाता है ऑक्सीकरण। या एक और शर्त है, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का हटना, ये भी कहलाता है क्या, ऑक्सीकरण। ये दोनों घटनाएं जब कहीं देखने को मिले तो वो ऑक्सीकरण कहे जाते हैं। तो पहला उदाहरण देखिए आप यहाँ पे, किसी तत्व यानी कार्बन क्या है, एक तत्व है, तो तत्व से ऑक्सीजन का जुड़ना, तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का जुड़ना यानी संयोग, तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया कही जाएगी ऑक्सीकरण। ठीक है, तत्व से ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ पे यौगिक भी हो सकता था, किसी यौगिक से ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो भी होती है वो ऑक्सीकरण, लेकिन यहाँ पे मैंने तत्व ही लिए हैं। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। एक यौगिक है कौन, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे है MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ ध्यान देना है आपको, इस यौगिक से यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन क्या होता है, निष्कासन होता है यानी हट जाता है। LHS में तो यहाँ पे है हाइड्रोजन, लेकिन ये क्लोरीन क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन गैस मुक्त होती है, यानी ये हाइड्रोजन ख़त्म हो गया। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, यानी यौगिक के साथ हाइड्रोजन था, इस यौगिक से हाइड्रोजन हट गया यहाँ पे, तो ये भी कहलाती है क्या, ऑक्सीकरण। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ठीक इसके अपोजिट ये रहा अवकरण, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का जुड़ना। यहाँ पे देखिए, तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का जुड़ना होता था, लेकिन यहाँ पे किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का जुड़ना है, और किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, और यहाँ पे किसी यौगिक से ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का निष्कासन, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन। तो पहला देखिए, यहाँ पहला देखते हैं, किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का जुड़ना। यहाँ पे तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या बन गया, जल बन गया। तो तत्व के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना यानी मिलना, ये कहलाता है क्या, अवकरण। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, किसी यौगिक से O यानी ऑक्सीजन का हटना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड यानी क्यूप्रस ऑक्साइड। यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ होती है तो यहाँ पे देखिए, इस क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन RHS में ये ऑक्सीजन हट जाता है, यानी कॉपर सिंगल बन जाता है। तो ये पूरा यौगिक है, और इस यौगिक से ऑक्सीजन हट जाता है, यानी ऑक्सीजन का हटना, क्योंकि ये यहाँ पे कॉपर देखिए सिंगल हो गया। तो किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, ये भी कहलाता है क्या, अवकरण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों जो अभिक्रियाएँ हैं कैसे साथ साथ होती है, एक उदाहरण से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक हमने यहाँ पे समीकरण लिया और इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है। तो ये रहा समीकरण, आइए इसको नीचे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्यूप्रस ऑक्साइड, तो इस क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ ये यौगिक है, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का हटना। तो RHS में ये क्या हो गया, ये कॉपर हो गया, यानी ऑक्सीजन इससे हट गया। तो किसी यौगिक से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अभी मैंने आपको बताया, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का हटना कहलाता है अवकरण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड का अवकरण। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन तत्व है, तो हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन से होता है। किसी तत्व का ऑक्सीजन से संयोग क्या कहलाता है, तो अभी मैंने आपको बताया, तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व है, तो इस हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन से हो रहा है। अब हाइड्रोजन पहले सिंगल था, तो RHS में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का संयोग, ये ऑक्सीकरण हो गया। यानी कहने का मतलब पूरे समीकरण में अवकरण भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है एक साथ होते, ये दोनों अभिक्रियाएँ एक साथ होती है। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रियाएँ साथ साथ होती हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।